हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे राजस्थान राज्य की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य का इतिहास लेकर मैं उपस्थित हूं। साथियों, राजस्थान राज्य के इतिहास हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हम 17 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो 18वां वीडियो, जिसमें हम राजस्थान में अजमेर का चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये भाग 1 है। भाग 2 19वां वीडियो होगा। तो मेरे साथ बने रहे और जुड़े रहे आपके और अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। आइए साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान में अजमेर का चौहान राजवंश। लेकिन अजमेर का चौहान राजवंश शुरू करने से पहले हम आइए बात करते हैं चौहान राजवंश के बारे में विभिन्न मतों की, कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न ग्रंथकारों ने क्या क्या मत दिए थे चौहान राजवंश के बारे में। साथियों, चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों को अग्रिवंशीय माना बताया गया है। कैसा बताया गया? अग्रिवंशीय बताया गया है। इसके अलावा जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य, जोधराज द्वारा लिखित हमीर रासों में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान जो थे वह सूर्यवंशी, चंद्रवंशीय तथा आर्यों की संतान थे। हासी के अभिलेख व अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक थी अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार चौहानों को उन्होंने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों को जांगल देश में क्या क्या शामिल था? बीकानेर, उत्तरी मारवाड़ और जयपुर का माना है। लेकिन सर्वमान्य मत है उसके अनुसार चौहानों को सांबर, पुष्कर और सीकर का माना गया है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख में अजमेर व सांबर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति स्थल, कि चौहानों की उत्पत्ति सीकर, वो जो वर्तमान में सीकर है और पुराने समय में जिसको अनंतनगर के नाम से जाना जाता था, उसको बताया गया है। हमीर महाकाव्य, जो कि नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है, और सर्जन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा रचित है, ये दोनों ग्रंथों के अनुसार चौहानों का मूल स्थान पुष्कर को बताया गया है। पुष्कर जो कि अजमेर में है। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी बताया। उन्होंने एक कथन दिया। कथन में क्या कहा? कि चाहमानों के रस्म और रिवाज मध्य एशियाई जाति के रस्म और रिवाज जैसे हैं। तो ये थे चौहानों के बारे में विभिन्न मत, विभिन्न इतिहासकारों के मत, विभिन्न ग्रंथ लिखने वालों के मत थे चौहानों के बारे में। अब आइए बात करते हैं राजस्थान राज्य में अजमेर के चौहान की। शुरुआत कहां से करते हैं? अजमेर के चौहान की। राजवंशों में तो बहुत सारे राजवंश हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अजमेर के चौहान यानी कि चौहान राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और पहला टॉपिक हमारा क्या है? अजमेर के चौहान राजवंश। वीडियो देखते रहे, वीडियो में बने रहे साथ में। साथियों, मेरे अजमेर के चौहान राजवंश की बात करें उससे पहले बात करते हैं कि चौहान वंश की स्थापना राजस्थान राज्य में 551 ईस्वी में हुई थी। चौहानों का मूल स्थान या मूल निवास स्थान जांगल प्रदेश व सपालदक्ष था, सांबर के आसपास का क्षेत्र था। और अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक था उसका नाम था वासुदेव चौहान। यानी कि वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी अजमेर में। आगे बात की जाए वासुदेव चौहान के बारे में, जिसको वासुदेव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष, चौहान वंश का प्रथम संस्थापक कहा जाता है। वासुदेव ने अपनी राजधानी शाकंभरी, जो वर्तमान में सांबर को अपनी राजधानी बनाया था। शाकंभरी सांबर का प्राचीन नाम सपालदक्ष था, और सपालदक्ष का अर्थ था 1.25 लाख गांवों का समूह। और यहीं पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली थी 551 ईस्वी में। साथियों मेरे, इन्होंने सांबर झील का निर्माण किया था वासुदेव चौहान ने। तो सांबर झील के निर्माणकर्ता कौन थे? वासुदेव चौहान। उसके बाद वासुदेव का पुत्र सामंत देव या था, जिसने प्रतिहार शासकों के अधीन रहकर राज्य किया था। और सामंत देव का पुत्र आया अजयपाल। अजयपाल की बात करें तो अजयपाल जो था वह वासुदेव चौहान का पुत्र था। अजयपाल 683 ईस्वी के आसपास अजमेर का शासक बना था।
अजमेर में अजयपाल की पूजा अजयपाल बाबा के नाम से की जाती है तथा भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में छठी लिपि इनकी तिथि मानी जाती है। अजयपाल बाबा को बीमारियों, सर्पी एवं जानवरों से लोगों की रक्षा करने वाला तथा अजमेर के भाग्य का स्वामी बताया गया है। अजयपाल बाबा जी जो थे, अजयपाल अपने अंतिम दिन जो चल रहे थे उन्होंने क्या किया, अपने अंतिम दिनों में, मृत्यु के समीप के दिनों में अपना राज्य अपने पुत्र को देकर पहाड़ियों में चला गया और वहाँ तपस्या करने लग गया। अजयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहराज प्रथम और विग्रहराज प्रथम के बाद उसका दूसरा पुत्र गोविंदराज प्रथम अजमेर का शासक बना था। उसके बाद आगे दुर्लभराज जी। दुर्लभराज जो थे वो गोविंदराज के पुत्र थे और दुर्लभराज जो प्रथम थे उनको दूल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है। साथियों मेरे, दुर्लभराज प्रथम पहला राजा था जिसके काल में अजमेर पर प्रथम बार मुसलमानों ने आक्रमण किया था। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो इसमें दुर्लभराज की हार हो गई। दुर्लभराज के हारने के बाद अजमेर में मुसलमानों का अधिकार हो गया। मुसलमानों का अधिकार होने के साथ ही यहाँ पर रानियों ने जौहर किया और यह चौहानों का प्रथम जौहर था। इस युद्ध के पश्चात दूल्हे राय का छोटा भाई माणक राय सामर भाग गया था। साथियों मेरे, इसके बाद बना अजमेर का शासक गुवक प्रथम। गुवक प्रथम दुर्लभराज का प्रथम पुत्र था। इसने मुसलमानों से अजमेर को छीना और वापिस से अजमेर पर चौहानों का अधिकार हो गया। गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था तथा नागभट्ट ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि प्रदान की थी। इनके समय में चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है, थी। गुवक प्रथम पहला स्वतंत्र चौहान शासक बना क्योंकि इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। और साथियों मेरे, गुवक प्रथम ने वर्तमान सीकर जिले में यानी कि अनंतनगर में आराध्य देव हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ का मंदिर सीकर जिले में हर्षनाथ की पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर 5 मेगावाट का पवन चक्की प्लांट भी लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। साथियों मेरे, हर्षनाथ मंदिर के बाद क्या आया है, गुवक प्रथम का राज्य जब गया तो उनके बाद उनका प्रथम पुत्र चंद्रराज द्वितीय अजमेर का राजा बन गया। चंद्रराज द्वितीय की बहन कलावती थी। उनका विवाह प्रतिहार शासक भोज प्रथम के साथ हुआ था और यह गुवक प्रथम के बाद गुवक द्वितीय अजमेर के शासक बना। गुवक प्रथम के बाद गुवक द्वितीय भी अजमेर का शासक बना और उसके बाद आया चंदनराज। और चंदनराज जो थे वो गुवक द्वितीय के पुत्र थे। चंद्रराज की पत्नी थी रुद्राणी। उनका अन्य नाम आत्म प्रभावी था। वह यौगिक क्रियाओं में निपुण थी और वह प्रतिदिन पुष्कर में महादेव मंदिर के सामने 1000 दीपक जलाती थी, ऐसा बताया गया है। साथियों मेरे, चंदनराज ने दिल्ली के निकट तंवरावटी नामक स्थान पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा रुदेन या उसका नाम था रुद्रपाल, उनका वध कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। चंद्रराज के बाद अजमेर के शासक बने वागपति राज और वागपति राज चंदन राज के उत्तराधिकारी थे और इन्हें बप्पा राज के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, वागपति राज के पास महाराज की उपाधि थी और वागपति राज के 3 पुत्र थे, सिंहराज, लक्ष्मणराज तथा वत्सराज। इनके बाद राज्याभिषेक हुआ सिंहराज का। सिंहराज 950 ईस्वी में अजमेर के शासक बने थे। इनके पास महाराजा धिराज की उपाधि थी और इन्हें चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक बताया गया है। साथियों मेरे, सिंहराज के भाई लक्ष्मणराज नाडोल को पृथक राज्य का स्वामी बना दिया गया और लक्ष्मणराज नाडोल को लखनसी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आगे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय सिंहराज का पुत्र था और इन्होंने गुजरात के भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, जो आशापुरा माता का मंदिर कच्छ गुजरात में है। साथियों, इनके अनुसार चौहानों की आराध्य देवी जीण माता है। किसको बताया? जीण माता को। विग्रहराज द्वितीय के शासन की जानकारी 973 ईस्वी की हर्षनाथ प्रशस्ति से मिलती है,
जो कि विग्रहराज द्वितीय के समय की है। मेरे प्यारे साथियों, विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज द्वितीय तथा उसके बाद गोविंदराज द्वितीय। गोविंदराज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वागपतिराज द्वितीय हुआ और उसके बाद वीर्यराम अजमेर का शासक बना। वीर्यराम चौहान की बात करें तो वीर्यराम चौहान मालवा के राजा जो थे भोज, उनका समकालीन था। वीर्यराम चौहान के समय में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था। वीर्यराम चौहान का उत्तराधिकारी चामुंड राज हुआ और चामुंड राज के बाद 1075 ईस्वी में दुर्लभराज तृतीय अजमेर का राजा बना था। अब आइए आगे बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम की। यह दुर्लभराज तृतीय का उत्तराधिकारी था। पृथ्वीराज प्रथम ने सोमनाथ के मार्ग में एक भिक्षागृह बनवाया था और चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पृथ्वीराज प्रथम था। साथियों मेरे, ये थे जो शासक वासुदेव चौहान के बाद अजमेर के हुए थे। लेकिन अजमेर की नींव किसी ने नहीं डाली, शासक तो बनते गए। अब आइए, महन जो आए थे वो थे अजयराज चौहान। इन्होंने 1105 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक अजमेर राज्य पर शासन किया था। साथियों मेरे, अजयराज जो थे वे पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। और आइए अजयराज चौहान के बारे में जानते हैं, क्योंकि अजयराज चौहान ही वो थे जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। साथियों मेरे, अजमेर शहर इन्होंने 1113 ईस्वी में बसाया था। तो अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, तो उसका उत्तर क्या होगा? अजयराज चौहान ने। कब की थी? 1113 ईस्वी में। साथियों मेरे, अजमेर को, जो अजमेर है उसको भारत का मक्का, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नाका, राजस्थान का चौहरा भी कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर को सांप्रदायिक सद्भाव का जिला भी कहा जाता है। अजमेर से राजस्थान राज्य के 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो राजस्थान राज्य का हृदय तो है ही, हार्ट ऑफ राजस्थान। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। साथ ही मेरे, अजयराज ने अजमेर बसाया, इसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय में है। और पृथ्वीराज विजय जो महाकाव्य है वह जयानक द्वारा लिखा गया है। तो जयानक द्वारा लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज विजय में अजयराज ने अजमेर बसाया था, इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही मेरे, अजयराज ने अजयमेरू दुर्ग का निर्माण कराया और यह दुर्ग बीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। साथियों, बीठड़ी पहाड़ी पर बने इस दुर्ग को वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के पुत्र व महाराणा रायमल के पुत्र उड़वा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजयमेरू दुर्ग का नाम बदलकर या परिवर्तित करके तारागढ़ रख दिया था। तारागढ़ दुर्ग या इसी को कहते हैं अजयमेरू दुर्ग। इस दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग को अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान और राजपुताने की कुंजी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य को 2 भागों में बांटती है। अजमेर जिले से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। तो तारागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? अरावली का अरमान और राजपुताने की कुंजी। विशब हैपर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। साथियों मेरे, अजयमेरू दुर्ग जो था उस पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। स्थानीय आक्रमण सबसे ज्यादा किस पर हुए थे? अजयमेरू दुर्ग पर। अजयमेरू दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी बना हुआ है। अब आइए बात करते हैं अजयमेरू दुर्ग की विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताओं की बात करें तो इस दुर्ग में घोड़े की मजार, मिरान साहब की मजार, दरगाह, रूठी रानी का महल भी स्थित है। यहाँ घूंघट, बांद्रा, इमली, गुगड़ी आदि बुर्ज स्थित है। इसी दुर्ग में दारा सिकोह ने शरण ली थी। साथियों, इसके अलावा अजयमेरू दुर्ग में नाना साहब व इब्राहिम का झालरा भी है। और शाहजहां के काल में यहाँ का शासक बीठल दास गोड़ हुआ करता था। अजयराज ने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। और अजयराज ने क्या किया? अपने चांदी के जो सिक्के थे उन पे श्री अजय देव लिखवाया था और उनके चांदी के सिक्के श्री अजय देव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
अजयराज की पत्नी थी सोमलेखा या सोमवती, उन्होंने भी अपने नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे। अजयराज ने शहाबुद्दीन तुर्क को हराया था। अजयराज ने मालवा के परमार नरवर्मन को भी पराजित किया था और अजयराज ने गुजरात अनहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को भी हराया था। ऐसा कहा जाता है कि अजयराज का शासन काल चौहानों के निर्माण काल कहलाता है। जो अजयराज का शासन काल था वह चौहान राजवंश का निर्माण काल कहलाता है। साथियों मेरे, अजयराज ने शासन के अंतिम दिनों में राजगद्दी का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया था। ये सन्यासी बन गए थे। अब आइए आगे बात करते हैं। इनके बाद 1133 ईस्वी में अर्णोराज आनाजी, जिनको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, वह अजमेर के शासक बने। इनका शासनकाल, अर्णोराज आनाजी का शासनकाल 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक रहा। आइए इनके बारे में जानकारी करते हैं। जब ये शासक बने 1133 ईस्वी में, तो इनके सामने कुछ समस्याएं आ गई थी शासन चलाने के लिए। शासन चलाने के लिए क्या क्या समस्या आई थी कि भारत में तुर्क आक्रमण को रोकना था और या तुर्क आक्रमण से राज्य यानी कि अजमेर को बचाना था। इसके अलावा चालुक्य शासक कुमारपाल का प्रभाव समाप्त करना था। और तीसरा इनके सामने समस्या थी कि चौहान साम्राज्य का विस्तार भी किया जाए, कि विस्तार कैसे किया जाएगा। साथियों मेरे, अर्णोराज प्रथम चौहान शासक था जिसने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था, हराया था। और तुर्क आक्रमणकारियों को हराने के बाद इन्होंने अजमेर में तुर्क विजय के उपलक्ष्य में 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील बनवाई थी। साथियों, जैनक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया गया था। इस झील में चंद्रा नदी का पानी आता है। चंद्रा नदी इसी के समीप है आना सागर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। साथियों मेरे, ये झील नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। इस झील में दौलत बाग का निर्माण सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, ने करवाया था। दौलत बाग को शाही बाग भी कहा जाता है और वर्तमान में इस बाग का नाम है सुभाष उद्यान। इस झील के किनारे किनारे शाहजहां ने 12 दरिया बनाई थी। आना सागर झील के किनारे नूरजहां, मेहरू निसा की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि बनाई थी। साथियों मेरे, अर्णोराज और चालुक्य शासक कुमारपाल की बात करें तो अर्णोराज ने चालुक्य शासक कुमारपाल पर आक्रमण किया। कुमारपाल उसमें विजयी हुआ और यह युद्ध आबू के नजदीक हुआ था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ कर दिया था। इस विवाह का उल्लेख प्रबंध कोश प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज के साथ भी युद्ध किया था। जयसिंह सिद्धराज के साथ युद्ध के पश्चात अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह कर लिया था और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था सोमेश्वर चौहान। इसके अलावा अर्णोराज की दूसरी रानी थी मरो देश की राजकुमारी सुधवा। उनके 3 संतान थी, जगदेव, देवदत्त और विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। साथ में अर्णोराज ने जैन धर्म में खर्तगच्छ जैन को भूमि दान में दी थी। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि भगवान शिव से संबंधित धर्म का अनुयायी था और इन्होंने अजमेर में शिव मंदिर भी बनवाया था। साथियों, अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का पुनः निर्माण समर सिंह ने कराया था। अजमेर के पुष्कर में वराह देवता का वराह मंदिर स्थित है। इस मंदिर की मूर्ति को जहांगीर ने फेंक दिया था। अर्णोराज के पास जय वराह नामक उपाधि थी, जिसको अर्णोराज ने अपने तांबे के सिक्कों पर अंकित करवाया था। साथियों मेरे, 1155 ईस्वी में अर्णोराज यानी कि आनाजी के बेटे जगदेव चौहान ने इनकी हत्या कर दी थी और जगदेव चौहान को पितृहंता कहा गया है। यानी कि जगदेव चौहान जो थे, उन्होंने अपने पिता की हत्या करने के कारण उन्हें पितृहंता की उपाधि दी गई थी। साथियों मेरे, अब आते हैं विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, जो कि अर्णोराज की दूसरी रानी के पुत्र थे। इनका कार्यकाल
जो था यानी कि शासनकाल 1153 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी तक रहा। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है और बीसल देव का कार्यकाल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हीं के समय में शिवालिक स्तंभ अभिलेख दिल्ली में उत्कीर्ण कराया गया था। बीसल देव को कवि बांधव, कटी बांधव की उपाधियां मिली हुई थी, यानी कि बीसल देव जो थे विग्रहराज चतुर्थ, उनको कवि बांधव, कटी बांधव की उपाधियां मिली हुई थी। बीसल देव ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की थी। यह नाटक कवि भारवी के किरातार्जुनीयम ग्रंथ पर आधारित है, जिसमें शिव, पार्वती व कुमार कार्तिक का वर्णन है। साथियों, मेरे बीसल देव के दरबारी कवि नरपति नालह ने सलदेव रासों की रचना की थी ग्रंथ की, और इस ग्रंथ की नायिका राजमती थी। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया और पंजाब, मुल्तान, हिसार पर अपना अधिकार कर लिया था, और जिसका उल्लेख कवि सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज में मिलता है। बीसल देव ने दिल्ली के तोमर वंश तथा अमीर खुसरो शाह गजनी शासक को पराजित किया था। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के शासन की जानकारी या राज्य विस्तार का विस्तार शिवालेख अभिलेख से मिलता है। बीसल देव द्वारा टोंक में बीसलपुर नगर बसाया गया, जो कि वर्तमान में टोडा रायसिंह नगर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने टोंक में ही बीसलपुर बांध का भी निर्माण करवाया था। साथियों, मेरे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनवाया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें तो 1153 ईस्वी से 1156 ईस्वी के मध्य विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला खोली थी, जिसका नाम सरस्वती कंठावरण किया था, इसका निर्माण करवाया था। 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया और यहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा के बारे में कहानी है कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। यह राजस्थान राज्य की पहली मस्जिद थी। इस मस्जिद में 16 खंभे हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी दीवारों में फारसी अभिलेख लिखवाए थे। साथियों, मेरे अढ़ाई दिन के झोपड़े की संरचना का डिजाइन अबू बकर ने तैयार किया था। जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया था कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, और इस अढ़ाई दिन के झोपड़े में पंजाब शाह संत की स्मृति में अढ़ाई दिन का मेला भी लगता है। और किलहौर ने कहा विग्रहराज कालिदास व भावभूति की होड़ रखता है। साथियों, मेरे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि मैंने राजस्थान में इतना प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी जैसी अढ़ाई दिन का झोपड़ा देखी है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इनके बारे में भी, इतिहासकार जो कर्नल जेम्स टॉड थे, उन्होंने भी इनके बारे में टिप्पणी की थी अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे राजस्थान राज्य के चौहान राजवंश का में अजमेर के चौहान राजवंश का भाग 1, जिसमें हमने बीसल देव, अजयराज, अर्णोराज और के बारे में विस्तार से पढ़ा। वीडियो देखते रहे। अगला वीडियो अजमेर चौहान वंश का भाग द्वितीय, जिसमें हम तराइन के युद्ध के बारे में, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहे और जुड़े रहे आपके और अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और साथियों, मेरे अभी तक आपने हमारा चैनल छोटा सा यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जो भी अपडेट्स है हमारे वहाँ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे आपको। साथियों, मेरे वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है।